कि 10 जनवरी का महाश्रमदान काफ़ी सफल रहा, सार्थक रहा है और आने वाले समय में आप सबके विचार से पुनः इसको आयोजित करेंगे। उसके पश्चात कार्य योजना का अगला चरण था कि 12 जनवरी 2021 को स्वामी विवेकानंद की जयंती को अपने-अपने स्थानीय स्तर पर मनाने की बात। इसको भी आप सभी ने बहुत शानदार तरीके से आयोजन किया और हमने प्रांतीय स्तर पर भी आयोजन किया था ऑनलाइन। दोनों प्रकार के आयोजन ने एक नई दिशा दी हमारे युवाओं को और यह क्रम सतत चलता रहेगा। इस प्रकार का भी भाव सभी क्षेत्रों से आया। इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। तीसरा बिंदु था कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो हर हर गंगे अभियान चल रहा है, उसमें हमारे युवा भाइयों-बहनों की भागीदारी सक्रियता से रहे। तो हमने जब भी जिलों से, ब्लॉकों से यह जानकारी एकत्रित की, तो निश्चित रूप से इसमें भी आप सभी की बढ़ चढ़कर की भागीदारी है, ये भी बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। बल्कि ये कहें कि हर हर गंगे अभियान के संदर्भ में पूरे देश भर में सबसे पहले छत्तीसगढ़ ने ही व्यापक रूप से लोगों को अवगत कराया। इसके प्रारंभिक रूपरेखा, प्रारंभिक परिचय और लोगों को इस दिशा में प्रेरित करने का कार्य जब हुआ है, वह आप सबके माध्यम से छत्तीसगढ़ में सबसे पहले हुआ, ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी के माध्यम से, जिससे कि लोगों में जागृति आई और फलस्वरूप ये रहा कि उनको गाँव के चयन करने में, घरों के चयन करने में बड़ी सुविधा हुई। कि इसके लिए भी सभी युवा भाइयों को, बहनों को बधाई देता हूँ, क्योंकि अनेक वरिष्ठ जन मुझे बधाई देते हैं, इसलिए ये बधाई आप सबकी भी है, हम सबकी है। चौथा हमारा क्रम था कि युवा संगठन सशक्तिकरण के अंतर्गत वर्ष भर युवा संगठन को व्यापक एवं मजबूत बनाने हेतु विभिन्न योजनाओं पर कार्य करना। क्योंकि ये वर्ष छत्तीसगढ़ के लिए युवा संगठन सशक्तिकरण वर्ष घोषित आप सबके विचार से हुआ है। हम किन-किन गतिविधियों के द्वारा इसे मजबूत बना सकते हैं, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे और ये बात हमेशा हमको ध्यान में रखना होगा। आप ये जो भी बिंदु मैं बता रहा हूँ आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम इसका पीडीएफ फाइल बना करके कल समूह में प्रेषित कर देंगे। आप वहाँ से इसको प्रिंट निकाल करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए बातों को केवल आप सुनते जाइए, समझते जाइए, फिर अंतिम में आप अपना विचार भी दीजिएगा। इसमें अगला बिंदु यह निर्धारण किया गया था कि प्रत्येक माह जिला एवं ब्लॉक प्रतिनिधियों के साथ ऑनलाइन गोष्ठी आयोजित करना। हम प्रत्येक माह करने की बात उसमें किए थे, कुछ विलंब हो गया। अपन 2 महीने के पश्चात मिल पा रहे हैं। इसको हम प्रयास करेंगे कि माह में एक बार प्रत्येक जिले के भाइयों के साथ हम बैठ सकें। ब्लॉक के भाई भी बैठ सकते हैं, ऑनलाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, घर में ही बैठना है। तो जिस प्रकार से आज गोष्ठी हो रही है ऑनलाइन, उसी प्रकार से माह में एक बार हम जिले के और ब्लॉक प्रतिनिधि भाइयों के साथ गोष्ठी में बैठेंगे, जिससे एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तो उसकी समीक्षा करेंगे। उसके पश्चात जिला एवं ब्लॉक स्तर के संगठनों को मजबूत बनाने के लिए योजना बनाकर कार्य करें। योजना की जानकारी नीचे में आएगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु उसमें निर्धारण किया गया था, पुरोहित प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे गृह यज्ञ में नियोजित किया जा सके। आप सबको पता होगा कि 26 मई को इस वर्ष पूरे देश भर में गृह यज्ञ अभियान संचालित होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़े आयोजन का होना है, तो इसमें ही उतनी ही संख्या में, हजारों की संख्या में हमें पुरोहित चाहिए रहेगा। ये पुरोहित कहाँ से मिलेंगे? कि पुरोहितों का कर्मकांड प्रशिक्षण आयोजित करना होगा, चाहे आप जिले स्तर पर कीजिए अथवा ब्लॉक स्तर पर कीजिए, जिस प्रकार की आपकी सुविधा है। प्रत्यक्ष आयोजन हो सके प्रशिक्षण का तो ज्यादा सुविधाजनक है, नहीं होगा तो ऑनलाइन भी इसको आयोजित हम लोग भी यहाँ से करेंगे। आप उसको प्रत्यक्ष रूप से भी करने का प्रयास
कीजिएगा अपने अपने जिले के लिए, अपने अपने ब्लॉक के लिए। देव स्थापना की गांव में हम इसकी जानकारी अगले क्रम में देंगे, हर हर गंगे अभियान के जब व्यापक चर्चा करेंगे। अब जिले को संगठित करने के लिए अथवा ब्लॉक को संगठित करने के लिए क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे, इन बिंदु पर चर्चा करते हैं। 3 जनवरी को यह निर्धारण किया गया था कि प्रत्येक विकास खंड में 10-10 गांवों का इकाई गठित करना है। 10-10 गांवों का एक इकाई। तो पहले चरण में हर ब्लॉक के भाई अपने ब्लॉक में देखे कि 10-10 गांव का इकाई गठित हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो उसके लिए ब्लॉक के भाइयों से अपने क्षेत्र के भाइयों से संपर्क करके उसकी तारीख तय करें और इकाई गठन करें। अभी हर हर गंगे अभियान चल रहा है, तो जिन क्षेत्रों में देव स्थापना का कार्य पूर्ण हो गया है और उन स्थानों में यदि इकाई गठित नहीं हुआ होगा तो उस क्षेत्र में अभी हम इकाई गठित कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में हर हर गंगे अभियान चल रहा है वहां देव स्थापना होने के पश्चात तारीख ले सकते हैं, मगर इस क्रम को हमको लगातार बना के रखना होगा, जिससे कि हम इसी हर हर गंगे अभियान के साथ साथ संगठनात्मक ढांचा को मजबूत बनाने में अपना समय का नियोजन कर सके। इसलिए उसको साथ साथ चलाना होगा। सभी इकाई समन्वयक सह समन्वयकों की गोष्ठी एवं प्रशिक्षण ऑफलाइन या ऑनलाइन आयोजित करना। जितने क्षेत्रों में इकाई गठित हो चुकी है उन क्षेत्र के समन्वयक और सह समन्वयक, ये प्रत्येक इकाई में समन्वयक और सह समन्वयक बनाने की बात कही गई है, जिससे कि इकाई का संचालन सुविधापूर्वक हो सके। तो इन समन्वयक और सह समन्वयकों का एक गोष्ठी कहें, प्रशिक्षण कहें, आयोजित करना होगा। आप ब्लॉक स्तर पर कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि जिले की मदद मिली तो आप जिले के भाइयों को जोड़ करके जिले स्तर पर कर सकते हैं। आपके पास सुविधा है और यह संभव है तो प्रत्यक्ष बैठकर ऑफलाइन कर सकते हैं, और यदि संभव नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणों से तो ऑनलाइन कर सकते हैं। ज्यादा उचित होगा ऑफलाइन हो, बैठकर हो, तो आमने सामने बहुत सी बातें हो जाएंगी, बहुत सारी बातों का निर्धारण हो जाएगा। ये दोनों प्रक्रिया साथ साथ करना होगा। फिर से दोहरा दूं, जिन क्षेत्रों में इकाई गठित हो चुकी है उन क्षेत्रों के समन्वयक और सह समन्वयकों के साथ बैठ करके एक गोष्ठी आयोजित करें, जिनसे कि वो अपने संकुल में, अपने इकाई में क्या काम करेंगे या किसी प्रकार की असुविधा है, दुविधा है, वो जानकारी आपको मिल सकती है और उसके अनुरूप आप उनको सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें जिले के भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि वो ब्लॉक के भाइयों का पूरा सहयोग करें, जिससे कि आने वाले 1 वर्ष के भीतर हम सभी ब्लॉकों में 10-10 गाँवों की इकाई गठित कर सकें और इन इकाई के वाले के भाइयों के साथ बैठ करके आने वाले वर्ष के लिए भी रूपरेखा बना सकें। यह संगठनात्मक ढांचा के लिए प्रमुख इकाई है और प्रमुख आधार है, जिसे हमको करना अनिवार्य है। पिछले वर्ष शांति कुंज के निर्देशन में जब युवाओं का पंजीयन हुआ तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा युवाओं ने पंजीयन कराया है। उनकी संख्या लगभग 10,000 है। इतनी बड़ी संख्या में हमारे युवा भाई बहन पंजीयन कराए हैं। उन सभी युवा भाइयों और बहनों का ब्लॉक स्तर पर और जिले स्तर पर व्हाट्सएप समूह बनाने का निवेदन किया गया था। हम पुनः आपसे आग्रह करेंगे कि यदि आपने ऐसा समूह नहीं बना पाया है तो आप निश्चित रूप से इस महीने के भीतर ही बना लीजिए। इस महीने के भीतर भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप 1 सप्ताह के भीतर ही बना लीजिए। सभी जितने भी सदस्यों के पंजीयन हुए उनका। उपरोक्त युवाओं के जन्मदिन, विवाह दिवस पर जिले की ओर से शुभकामना संदेश प्रसारित करना चाहिए। अपने युवाओं के साथ क्या करना है, क्योंकि विवरण में विवाह दिवस और जन्म दिवस का भी उल्लेख हुआ है,
उस कॉपी को आप प्रिंट करा कर अपने पास रखिए, सभी जिले को प्रेषित कर दी गई है। यदि किन्हीं जिले को अभी तक न मिल पाई हो तो वो सूचित करेंगे, जिससे कि उनको प्रेषित किया जा सके। भाइयों का आप जन्मदिन और विवाह दिवस पर यदि फ़ोन से संभव हो तो आप फ़ोन से संदेश प्रसारित शुभकामना संदेश दीजिए। यदि फ़ोन से संभव ना हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से उस भाई का जन्मदिन और विवाह दिवस पर शुभकामना संदेश अवश्य प्रेषित करें। सदस्यों को जिले एवं ब्लॉक में चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों में भागीदार बनाएं। जो भी हमारे नए सदस्य हैं या पुराने सदस्य हैं, व्हाट्सएप समूह में जोड़ने के पश्चात आप जितने भी गतिविधियां उस ब्लॉक में संचालित हो रही हैं अथवा जिले में संचालित हो रही हैं, उनकी जानकारी उनको अवश्य प्रदान करें और आप उन्हें भागीदार बनाएं। विभिन्न आंदोलन में, विभिन्न योजनाओं में उन्हें आमंत्रित करें। उनकी प्रतिभा और उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें कोई ज़िम्मेदारी दें, तो आपको लगेगा कि आपके क्षेत्र में ही अनेक ऐसी प्रतिभाएँ हैं, जो अभी तक दबी हुई थीं और उन प्रतिभाओं के माध्यम से उस ब्लॉक में अथवा उस क्षेत्र में बहुत से रचनात्मक कार्य आयोजित किए जा सकते हैं, संचालित किए जा सकते हैं। ये जानकारी आपको तभी मिल पाएगा, जब आप उन्हें नियोजित करेंगे। तो इसलिए इन सभी भाइयों से आप सतत संपर्क में रहें। हाँ, निवेदन इतना ही है कि व्हाट्सएप समूह में चूँकि बहुत प्रकार के संदेश आते हैं और इस बीच में यदि आप काम की संदेश को भी डालेंगे, तो शायद वो ना देख पाएँ। इसलिए निवेदन रहेगा कि संगठनात्मक जितने भी संदेश संगठनात्मक जितने भी समूह हैं, जो बने हुए हैं या आप बनाएँगे, उसमें केवल संगठन से जुड़े हुए, गतिविधियों से जुड़े हुए संदेश ही प्रेषित करें। किसी अन्य प्रकार का संदेश प्रेषित न करें, जिससे कि उस समूह की मर्यादा भी बनी रहेगी, गंभीरता भी बनी रहेगी और उसका उद्देश्य भी पूरा हो पाएगा। इस बात का ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। उसके पश्चात जो भाई-बहन अभी नए निकल कर आ रहे हैं, आपके संपर्क में आ रहे हैं, चाहे शिविर के माध्यम से, चाहे किन्हीं और माध्यम से और वो चाहते हैं कि वो भी युग निर्माण योजना के एक अंग बने, एक सदस्य बने, तो उनका भी आप फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। उनका पंजीयन उपज़ोन स्तर पर करवाएँगे। आईडी शांतिकुंज से ही मिलेगा, लेकिन उनका विस्तृत जानकारी उपज़ोन स्तर पर आ जाए, तो पंजीयन का क्रम यहीं पूर्ण हो जाएगा। ब्लॉक के युवा मंडल एवं सक्रिय युवाओं के संबंध में जानकारी एकत्रित करना। ब्लॉक के हमारे भाइयों से हमने पिछली बार भी निवेदन किया था कि आप अपने ब्लॉक के सक्रिय युवा मंडल कितने हैं, ये जानकारी ले लीजिए। जहाँ इकाई गठित हो चुका है, वहाँ यह बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा। जहाँ इकाई गठित नहीं हुआ है, वहाँ आपको स्वयं किन्हीं परिजनों को उस क्षेत्र के लिए नियुक्त करना होगा, जिससे कि वो जानकारी आप तक आ सके और ये जानकारी ब्लॉक वाले भाई इकट्ठे करके जिले को दे दें। जिले वाले भाई ये जानकारी प्रांत को प्रेषित कर दें, तो ये पता चल जाएगा कि हमारे अपने प्रदेश में कितने सक्रिय युवा मंडल हैं और कितने ऐसे युवा मंडल हैं जो किसी समय में बने हुए थे, लेकिन आज वो सक्रिय नहीं। तो इसकी जानकारियाँ मिल जाएँगी। जो मंडल सक्रिय नहीं होंगे, उनके लिए आप 2 काम कर सकते हैं। पहला, यदि उस मंडल के आस-पास दूसरे युवा साथी हैं, तो उस युवा साथी को उस मंडल में आप जोड़ दीजिए और उनको सक्रिय बना दीजिए। पंजीयन क्रम आपका पुराना जो है वही चालू रहेगा, जो नाम से जिस नंबर से आपको मिला होगा। यदि आपको लगता है कि वहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी नहीं है, तो आप उन्हें एक प्रकार से समाप्त की स्थिति मान करके उसकी जानकारी आप प्रांत को भी दे दीजिए और प्रांत के माध्यम से शांति कुंज भी प्रेषित हो जाएगा, जिससे वो सूची से हट जाएगा और हम मानकर चलेंगे कि वहाँ पर कोई मंडल नहीं। क्योंकि जितने भी शांति कुंज की योजना है, युवा मंडलों के माध्यम से ही आगे बढ़ेगा। तो जिस ब्लॉक में अथवा जिस जिले में जितने युवा मंडल रहेंगे, उन युवा मंडलों को सीधे ज़िम्मेदारी दी जाएगी। तो यदि सूची में कोई मंडल का नाम है और वास्तविक में वहाँ कोई मंडल सक्रिय नहीं है, तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगा, पहचान नहीं मिल पाएगी। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे
कोई संकोच की बात मत करिएगा। यदि वो सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं, केवल नाम है और सक्रिय नहीं हो पाने किन्हीं कारणों से, तो आप आस-पास के अन्य युवाओं को जोड़ करके उन्हें सक्रिय बनाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो आप उन्हें समाप्ति की सूची बना दीजिए, जैसे अन्य अधिकारियों में होता है। उस प्रकार से अन्य विभागों में, जिस सरकारी विभागों में होता है, उस प्रकार से कर दें, तो हम यह जान पाएँगे कि जिस ब्लॉक में कितने हमारे सक्रिय युवा मंडल हैं। अगला निवेदन ये है कि जितने भी अभी हमारे युवाओं का फॉर्म भरा हुआ है, इनका सभी का युवा मंडल बनना अनिवार्य है। ये फॉर्म भी उसी के लिए है, युवा मंडलों के लिए ही है। जितने भाइयों ने फॉर्म भरा है, ये मान कर के चलें कि उनका अपना एक युवा मंडल उनको बनाना होगा, जहाँ पे रहते हैं, जिनके नज़दीक वो रहते हैं, कम से कम 5 सदस्य, अधिक से अधिक 25 सदस्य एक युवा मंडल पे होना चाहिए। उसके पश्चात आप जितने भी युवा मंडल बना लीजिए, मगर ये बनाना अनिवार्य है। जिस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्रों में उस जिस पार्टी में आपको काम करना है, तो एक प्राथमिक सदस्यता का फॉर्म भरना होता है। उस प्राथमिक सदस्यता के फॉर्म भरने के पश्चात ही वो सदस्य को आगे बढ़ाया जाता है, चाहे वो मुख्यमंत्री बनता है, चाहे और किसी ऊँचे पद पर पहुँचता है। लेकिन वो तब तक नहीं हो पाता ऊँचे पद पर, जब तक वह उस पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से जितने भी युवा भाई-बहन हैं, उन सभी को किसी न किसी युवा मंडल में रहना अनिवार्य है। आने वाले समय में ऐसा संकेत है कि जब भी कोई ज़िम्मेदारी दी जाएगी, तो पहले ये देखा जाएगा कि ये भाई या बहन किसी युवा मंडल में है कि नहीं। यदि वो युवा मंडल में हैं, तो उनमें उनकी क्या भूमिका है, क्या योगदान है? पिछले आपकी हमारी जो भी गतिविधियाँ हैं, उसका आकलन किया जाएगा। उसी के आधार पर हमें और आपको ज़िम्मेदारी दी जाएगी। तो इसलिए सबसे अनुरोध है कि आप सभी युवा भाई-बहन और जितने भी नए युवा भाई-बहनों ने पंजीयन किया हुआ है, उनके लिए भी आप सभी जिले के भाई, ब्लॉक के भाइयों से निवेदन है कि उनका आप मंडल अवश्य बनाएँ। आप चाहेंगे तो हम मंडल के फॉर्म भी पीडीएफ फाइल में अपलोड कर देंगे, जिससे कि आप प्रिंट निकाल कर के फॉर्म भर सकते हैं। अब चूँकि पंजीयन हमको अपने ज़ोन पे करना है, तो सुविधा हो जाएगा और उसके बाद हम पंजीयन करके मेल शांति कुंज करेंगे, जिससे कि वहाँ से आईडी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये करना अवश्य है। इसके पश्चात जो चर्चा किए थे पिछली बार, आप लोग जब ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी में गए थे, तब भी इस बात का उल्लेख हुआ था कि प्रत्येक ब्लॉक का नक्शा और उसके गाँव की सूची चाहिए, प्रत्येक ब्लॉक का। कुछ ब्लॉकों से मिला है, कुछ ब्लॉकों का नहीं मिल पाया। जिन ब्लॉकों का नक्शा नहीं मिल पाया, जिन ब्लॉकों के गाँव की सूची, जिस जिले की गाँव की सूची नहीं मिल पाई, उन जिले के गाँव की सूची और नक्शा आप अविलंब प्रेषित करने का कष्ट करें। मैं गुप्ता जी से, चप्पेश्वर भाई से और चौहान जी से भी अनुरोध करूँगा कि आप लोग इसको ज़रा देखें रिकॉर्ड में कि कितने जिले से यह नक्शा और गाँव की सूची आ पाई है, कितने जिले से नहीं आ पाई है। उन जिले के भाइयों से फ़ोन द्वारा संपर्क करके उन्हें शीघ्र मँगवाएँ। ब्लॉक में कितनी शाखाएँ हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करना। तो ये युवा मंडल की जानकारी मिल जाएगा, उससे एक आकलन हो जाएगा कि इस ब्लॉक में हमारा इतनी शाखाएँ इस स्थिति में हैं। अब एक और काम हमको करना होगा, जब आप जिले के सूची मिल जाएगी आपको नक्शे के साथ-साथ, तो सूची में क्या करेंगे, गाँव की सूची में सक्रिय शाखाओं के लिए हरे रंग के पेन से आप निशान लगाइए। मान लीजिए आपके ब्लॉक में 200 गाँव हैं, तो 200 गाँव में जिस-जिस गाँव में हमारी शाखाएँ हैं, हमारी परिजन हैं, जहाँ पत्रिका जाता है, जहाँ उपासना करता है, चाहे हमारा 2 भाई ही क्यों ना हो, वहाँ पे हमारा कुछ भी एक मशाल प्रज्वलित है, ऐसे गाँव को आप हरे स्याही से निशान लगाइए। सामान्य के लिए पीला। आपको लगता है कि ये हमारी यहाँ पे शाखा है मगर उतनी सक्रिय नहीं है, लेकिन कुछ तो है, तो उसके लिए आप पीले रंग की स्याही से आप अंकित कीजिए।
पीले कलर से। और जहाँ हमारी शाखा है, लेकिन वह कमजोर शाखा इतना है कि मृत प्राय है अथवा बिल्कुल नहीं है, इन दोनों को हम एक जैसा मानकर चल सकते हैं। जहाँ बिल्कुल नहीं, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं की स्थिति, किसी जमाने में था मगर अभी शून्य है। तो इस प्रकार के गाँवों को आप लाल रंग से अंकित कर दीजिए, तो पूरे ब्लॉक का हम जानकारी आपके पास आ जाएगा कि कितने गाँव की क्या स्थिति है। उसके पश्चात क्या करना है कि सामान्य एवं कमजोर शाखा को क्रियाशील करने हेतु योजना बनाइए। अब जो सामान्य स्थिति में है, उसमें थोड़ा-सा मेहनत लगा करके उसको सक्रिय बनाएँ। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो ऐसे जितने भी गाँव आपके ब्लॉक में मिलेंगे, जो बिल्कुल सामान्य स्थिति में है, उनकी एक गोष्ठी आयोजित करें। जिले स्तर पर आयोजित कर लें, जिले के भाई इसमें भागीदारी करें, ब्लॉक के भाई भागीदारी करें और उस गोष्ठी में उनसे समस्या जानें, किस कारण से ये सक्रिय नहीं हो पाया और किस उपाय से सक्रिय हो सकता है और जिले स्तर पर इसकी व्यवस्था बनाकर उन्हें सक्रिय करने का प्रयास करें। ठीक इसी प्रकार जो सक्रिय शाखा है, उनके साथ मिल करके जहाँ पर बिल्कुल हमारी कोई भी परिजन नहीं है, ऐसे गाँवों के लिए भी हमको योजना बनाना है। वो योजना क्या हो सकता है? उस क्षेत्र के लोगों के साथ बैठ करके इसको संपन्न करना है। जितनी भी योजनाएँ हैं, इनमें वरिष्ठों के साथ सहयोग लें, मार्गदर्शन लें, उनके साथ बैठकर बनाएँ। हम चर्चा युवक भाइयों से कर रहे हैं, लेकिन ये संगठन का सारा कार्य सभी को मिलकर के करना है। किसी भी क्षेत्र के वरिष्ठ भाइयों को हम न तो उपेक्षित करें और न ही उनको किसी प्रकार का अन्यथा भाव महसूस हो, इससे बचें। हम उनका सहयोग भी लें, मार्गदर्शन भी लें, उनको साथ में लेकर के काम करें, जिससे कि हमारा यह संगठन बहुत मजबूत बन सके। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है भाइयों और 1 वर्ष तक हम इसका मंथन करेंगे। आने वाले समय में देखिएगा कि अपने देश भर में पूरा किस प्रकार से संगठन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ उभर करके आएगा। या हम जब कहते हैं सारे लोग कि छत्तीसगढ़ को 2026 के पहले-पहले युग निर्माण प्रदेश घोषित करेंगे, तो घोषित करना अलग बात है, धरातल तक उतारने के लिए यही सब काम करना होगा, जिन बिंदुओं की चर्चा अभी हम कर रहे हैं। तो इसमें ये साथ-साथ अभी चलेगा। मैं फिर से निवेदन कर दूँ कि हर हर गंगे अभियान का क्रम जिन क्षेत्रों में पूर्ण हो चुका है, वो भाई इस प्रकार के संगठनात्मक कार्यों में अपना समय लगाएँ और जिन क्षेत्रों में नहीं हो पाया है, तो उन क्षेत्रों में हर हर गंगे के लिए अपना योगदान दें और उसके पश्चात इस अभियान को हाथ में लें। क्योंकि साल भर शांति कुंज के द्वारा भी कोई न कोई कार्यक्रम चलते रहेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि पहले इस काम को कर लेते हैं, उसके पश्चात इसको करेंगे, तो ये पूरा वर्ष निकल जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि साथ-साथ ही इस काम को करें बल्कि ये काम को करने से हमें शांति कुंज द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रम को संचालित करने में सुविधा हो जाएगी, बहुत सरल हो जाएगा। इसलिए संगठनात्मक कार्य बहुत आवश्यक है। उसके पश्चात ब्लॉक में प्रज्ञापीठों की स्थिति की भी जानकारी रखना है। प्रज्ञापीठ को मजबूत बनाने में अपना योगदान करना है। भाइयों, हमारा शक्तिपीठ और प्रज्ञापीठ परम पूज्य गुरुदेव द्वारा स्थापित प्राण चेतना का वह केंद्र है, जहाँ से युग निर्माण योजना प्रवाहित होती है। इस हर हर गंगे अभियान के अंतर्गत सभी शक्तिपीठ और प्रज्ञापीठ को भी जागृत करने का उद्देश्य है। इसलिए प्रज्ञापीठों को आधार बनाकर 11 गांवों के चयन करने की जिम्मेदारी प्रत्येक प्रज्ञापीठ को दी गई है। आपके क्षेत्र में यदि ऐसी कोई प्रज्ञापीठ है जो इस प्रकार की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है और यदि आप लोग सक्षम हो रहे हैं, तो प्रयास कीजिए वो जिम्मेदारी को आप लोग निभाइए या आप एक टीम तैयार कीजिए उस प्रज्ञापीठ से आधार बना करके, जिससे कि हम प्रज्ञापीठ के सक्रियता की जब आकलन करें छत्तीसगढ़ में, तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी संख्या ऐसी निकाल आए प्रज्ञापीठों की, जहाँ पे निष्क्रियता है और जहाँ पर निष्प्राण है। तो मैं युवा भाइयों से, बहनों से आग्रह करूँगा कि ऐसे प्रज्ञापीठों को जैसे किसी अन्य मामले में कहते हैं कि गोद लेना, ठीक उस प्रकार इस कार्यक्रम के लिए
प्रज्ञापीठ की दैनिक गतिविधियों के बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन हर हर गंगे अभियान के अंतर्गत यदि इस प्रकार का हम अपने प्रयास से उस प्रज्ञापीठ को जीवित और जागृत बना देते हैं, तो ये बहुत ही अनुकरणीय कार्य होगा सभी क्षेत्रों के लिए। प्रज्ञापीठ के आसपास रहने वाले जितने भी हमारे युवा साथी हैं, उनका भी जरूर संगठन बनना चाहिए, उनका भी जरूर युवा मंडल अवश्य बनना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, कि जो भी जिम्मेदारी आपको मिलेगी किसी भी कार्य के लिए, वह युवा मंडल को आधार बनाकर या प्रज्ञा मंडल को आधार बनाकर मिलेगा। कि चूंकि हम युवा भाइयों से बात कर रहे हैं, इसलिए युवा मंडल की बात कर रहे हैं। जब वरिष्ठों के साथ चर्चा होगी तो प्रज्ञा मंडल की बात करेंगे। लेकिन आप स्वतंत्र हैं, आप मंडल में आपके साथ प्रौढ़ जुड़ते हैं, उनका स्वागत कीजिए। कोई वरिष्ठ आपके साथ जुड़ते हैं मार्गदर्शन के लिए, उनका स्वागत कीजिए। तो इस प्रकार का हमको कार्य करना है। आप प्रज्ञापीठों को भी चिन्हित कर सकते हैं अपने दृष्टिकोण से, जिससे कि उन प्रज्ञापीठों को जीवंत मजबूत बनाने में अपनी भूमिका हम निभा सकें। इसके पश्चात ब्लॉक प्रतिनिधि इकाई वार गोष्ठी आयोजित कर इकाई को मजबूत बनाने में एवं इकाई द्वारा रचनात्मक अभियान चलाने हेतु योजना बनाएं। हर एक ब्लॉक के भाइयों की ये जिम्मेदारी है कि उनके ब्लॉक में जो भी इकाई है, उन इकाइयों के समन्वयकों के साथ वो यदि प्रत्यक्ष बैठने की संभव है तो प्रत्यक्ष बैठें, ऑनलाइन बैठना है तो ऑनलाइन बैठें, लेकिन सतत संपर्क में रहें और उनके द्वारा आयोजित रचनात्मक आंदोलनों में अपना भागीदारी निभाएं, मार्गदर्शन दें, जिससे कि आने वाले समय में सभी इकाई हमारा मजबूत हो सके। ब्लॉक समन्वयक आवश्यकता पड़ने पर जिला प्रतिनिधियों से सहयोग मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जिला समन्वयक, सह समन्वयक जिले के सभी ब्लॉकों में उपरोक्त कार्यवाही को व्यवस्थित रूप से करने में मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। समय समय पर ब्लॉकों का भ्रमण करते हुए परिजनों को प्रत्यक्ष मार्गदर्शन एवं उत्साहवर्धन करते रहें। हाँ, हमारे जिले के भाइयों से निवेदन कि जिस प्रकार अभी आप सब ने ब्लॉकों का भ्रमण किया, दूसरे जिले के ब्लॉकों में आपने देखा कि बहुत सारी कमियां भी उजागर हुई, लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि भरपूर उत्साह पैदा हुआ, भरपूर ऊर्जा प्रवाहित हुई। जिनके यहाँ आयोजन हुआ उनमें भी सक्रियता आई और जो टोली संपन्न करने गई थी उनमें भी सक्रियता आई, एक दूसरे में सक्रियता आई। इतना शानदार आयोजन, मुझे बहुत दर्जनों लोगों का फोन आया ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी के बाद। मैंने कहा कि भाइयों द्वारा आयोजित और भाइयों ने ही काफी मेहनत किया था और हमारे ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ कि इतने कम समय में सारे ब्लॉकों में शानदार गोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें युवाओं का, वरिष्ठों का, सारे लोगों का सहयोग मिला, अपने आप में एक उदाहरण बना। तो इसी प्रकार से हम जिले के भाइयों से आग्रह करेंगे कि वो समय समय पर ब्लॉक में भ्रमण करें और उनको प्रोत्साहित करें। देखिएगा बहुत आनंद भी आएगा और आपका जिला अन्य जिलों की अपेक्षा सुदृढ़ बनेगा। उसके पश्चात अब आगे जो एक प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव ये है कि सभी ब्लॉक समन्वय की गोष्ठी की बात हो गई है। हम कुछ प्रशिक्षण भी आयोजित करेंगे अप्रैल के पश्चात में, जिस प्रकार की आवश्यकता महसूस होगी। बहुत ही क्षेत्रों से मांग आती है स्वावलंबन प्रशिक्षण की, क्योंकि हमारे युवा भाइयों बहनों के बीच बेरोजगारी की बड़ी समस्या है और कोरोना के समय में और ज्यादा बेरोजगारी उत्पन्न हो गया है। इसके निदान के लिए हम स्वावलंबन का प्रशिक्षण भी आयोजित करेंगे अन्य प्रशिक्षणों के साथ साथ। ये कब होगा, कैसे होगा, ये निर्धारण आप लोग से चर्चा करने के पश्चात करेंगे। इसके पश्चात विचार किया जा रहा है नवंबर महीने में पुनः ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी आयोजित करें। जिस प्रकार से अभी आप सब ने ब्लॉक में दौरा करके एक सारे क्षेत्र के परिजनों को आंदोलित किए हैं, उसी प्रकार फिर से मांग आ रही है कि एक बार नवंबर में फिर से इसी प्रकार की ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी करें।
माह के बारे में अपन चिंतन कर लेंगे, वो नवंबर करें, दिसंबर करें, कब करें। लेकिन इस वर्ष अंतिम तक एक बार पुनः भ्रमण करने के विचार आया हुआ है, तो इसको भी आप लोग अपने विचार में रखिएगा, सुझाव दीजिएगा। उसके पश्चात अभी तक की जो चर्चा हुआ उस पे संगठनात्मक चर्चाएं हुई हैं कि किस तरह से हम संगठन को मजबूत करें। इससे जुड़ा हुआ कोई आपका प्रश्न हो या कोई विचार हो तो आप कह सकते हैं, और मैं इसको एक क्रम को इसी के साथ जोड़कर आपको अवगत करा दूं। उसके पश्चात अपना विचार आप लोग दीजिएगा कि अभी हम लोगों ने ऐसा एक विचार किया है, आप लोग उसको तय कीजिए कि इसी महीने में जिला स्तरीय गोष्ठी आयोजित करने का विचार आया है चिंतन के द्वारा। ये जिला स्तरीय गोष्ठी ऑफलाइन रहेगा, प्रत्यक्ष रहेगा, और विचार ये किया जा रहा है यदि आप सबकी भागीदारी रही तो जिस प्रकार ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी को 2 चरण में पूरे 146 ब्लॉक में पूर्ण हो गया था, टोली की संख्या अधिक करके, तो क्या यह संभव है कि प्रदेश के 28 जिले में 28 टोली के माध्यम से हम एक ही दिन एक ही समय में पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय गोष्ठी संपन्न कर लें? विचार कुछ इसी प्रकार का किया जा रहा है। आप लोग विचार कीजिएगा, सोचिएगा, यदि हम 28 टोली बना सकें तो एक ही दिन प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय हम गोष्ठी आयोजित करेंगे। उस जिला स्तरीय गोष्ठी में क्या क्या करेंगे ये हम बताएंगे, और लेकिन इस प्रकार का यदि हम कर पाए तो ये भी अपने आप में एक उदाहरण बन जाएगा सभी क्षेत्रों के लिए। जिला स्तरीय गोष्ठी में एक बातें आएंगे कि जिस जिले में गोष्ठी होगा उस जिले के जिला प्रतिनिधि को भी रहना आवश्यक होगा, और हम अन्य जिलों में प्रतिनिधि भेजने के लिए भी हम विचार कर रहे हैं। अभी ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी से यह ध्यान में आया कि एक जिले के भाई जब दूसरे जिले में गए तो टोली जो गोष्ठी लेने गए वो भाई में भी अलग प्रकार का उत्साह था, और उस जिले के भाइयों में भी, उस ब्लॉक के भाइयों में भी बड़ा उत्साह था कि दूसरे जिले से हमारे भाई आ रहे हैं। दोनों में उत्साह था। यदि हम ये संभव हो जाए तो हम एक जिले के भाई को दूसरे जिले में प्रेषित करेंगे, भेजेंगे, लेकिन जिस जिले में होगा उस जिले के प्रतिनिधि को भी वहां रहना होगा। तो एक विचार ऐसा भी आया है सुझाव के रूप में, यदि हमारा टोली में जाने वाला भाई जो दूसरे जिले में जा रहा है स्वयं के जिले की गोष्ठी की जिम्मेदारी अपने दूसरे सहयोगी भाई को दे दे, क्योंकि जिले में केवल 2 भाई नहीं है, हमारी पूरी टीम है। पूरे जिले में हम खंगालेंगे तो एक दो नहीं, एक बड़ी टीम है हर एक जिले में हमारी युवाओं। तो हम ये चाहेंगे कि उस जिले से एक टोली हमको मिल जाए, 2-3 भाइयों की, 2 भाइयों की, जो हम उनको दूसरे जिले में भेजेंगे गोष्ठी लेने के लिए, और उनके जिले में आयोजित होने वाली गोष्ठी को बाकी भाई लोग मिल करके संपादित कर लें। गोष्ठी में क्या बोलना है क्योंकि उनको ही पता रहेगा। हाँ, उनके जिले में क्या-क्या हुआ ये लौट करके भाइयों से जानकारी ले सकते हैं। यदि ये विकल्प में तैयार हो जाए तो हम एक ही दिन में सारे 28 जिलों में यह गोष्ठी संपन्न कर सकते हैं। आप लोग दीजिएगा विचार। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जल्दी इसलिए करना चाहते हैं कि आने वाले नवरात्रि को हम एक विशेष अभियान चलाना चाहते हैं युवा प्रकोष्ठ की ओर से। बहुत ही अनुकरणीय, बहुत ही अनुपम। वो अनुकरणीय क्या होगा, अनुपम क्या होगा, इस नवरात्रि पर ऐसा क्या खास आयोजन होगा, इसके बारे में तो मैं अगले विषय पे हम बताएंगे आपको। लेकिन ये गोष्ठी को जल्दी रखने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी। इसके पश्चात एक सुझाव और भी आया है, आप लोग चिंतन कीजिएगा। लोगों के कहना है कि युवा प्रकोष्ठ गठित हुए इतने लंबे वर्ष हो गए, कभी इसका जन्मदिन नहीं मना पाए अपनी प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ का। तो बहुत से भाइयों का सुझाव आ रहा है
कि भैया क्यों ना हम इसका एक जन्मदिन मनाएं। तो यह संयोग ही है कि हम लोग जनवरी में बैठे हैं रायपुर में, और 4 महीने के पश्चात हम फिर से बैठना चाहेंगे गोष्ठी के लिए कहीं न कहीं पर। तो वह चौथा महीना युवा प्रकोष्ठ का जन्मदिन ही पड़ रहा है। 4 मई 2008 को शांति कुंज से युवा प्रकोष्ठ के गठन के संदर्भ में पत्र आया आदरणीय जी का, डॉक्टर साहब का, 4 मई को। और 2 मई रविवार पड़ रहा है। यदि आप सबका विचार आ जाए तो 2 मई को हम इस प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ का 13 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जन्मोत्सव मना सकते हैं, वार्षिकोत्सव मना सकते हैं। और इसमें केवल उत्सव ही नहीं रहेगा, इसमें गोष्ठी भी करेंगे, कुछ उत्सव भी हो जाएगा, बाकी गोष्ठियां भी होंगी, 4 महीनों का समीक्षा भी हो जाएगा, लेखा जोखा भी हो जाएगा, मिलेंगे। तो इस पर भी आप लोग विचार कीजिएगा। इसके लिए जब मैंने कुछ भाइयों से चर्चा किया, तो कुछ भाइयों ने अपने जगह आयोजित करने के लिए हमको आमंत्रित भी किया है, हम सबको, युवा प्रकोष्ठ। अब उस जगह का निर्धारण बाद में करेंगे, लेकिन एक प्रस्ताव ऐसी जगह से आया है जो छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, छत्तीसगढ़ में ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। वहां से भी आमंत्रण आया है। एक जगह है जहां हमारा स्वावलंबन का कार्यशाला है, वहां के भाइयों ने भी आग्रह किया है कि आप यहाँ पे रख सकते हैं। तीसरा हमारे राजनांदगांव के भाई हैं, जिन्होंने रायपुर की गोष्ठी में घोषणा किया था कि अगला बड़ा कोई भी कार्यक्रम आप राजनांदगांव आयोजित कीजिए, तो वहाँ सारी व्यवस्था राजनांदगांव करेगा। अब जानना चाहेंगे आप कि पहले स्थान कौन सा है जो पर्यटक स्थल रहेगा और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। मैं संकेत कर दूं, जिसे छत्तीसगढ़ के शिमला कहा जाता है, वो है अंबिकापुर जिले में। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। नंद किशोर गोस्वामी जी आ, उसका नाम है मेन पार्ट। उसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, बहुत ही मनोरम दृश्य रहता है। लेकिन यहाँ यदि हम गोष्ठी रखते हैं, किसी भी जगह पे रखते हैं पर्यटक स्थल पे, तो उसमें आपको 2 दिन का समय देना पड़ेगा। हम शनिवार को गोष्ठी रखेंगे और रविवार को भ्रमण करेंगे। यदि मेन पार्ट में यह संभव होता है, अभी चूंकि बाकी चीजों के बारे में चर्चा करना होगा, वहाँ पे हॉल की व्यवस्था पे और आने जाने की व्यवस्था, सारी चीजों के लिए यदि संभव हुआ तो 2 दिन करना होगा। शनिवार को गोष्ठी होगी, रविवार को भ्रमण होगा, और रात को वहाँ पर एक्सप्रेस है, बीकापुर से चलती है, दुर्ग तक जाती है, तो उसमें हम वापस हो सकते हैं। यदि हम सिलीडीह को चयन करते हैं, जैसा कि भाइयों ने आग्रह किया हुआ है, तो भी 2 दिन का समय चाहिए रहेगा, शनिवार रविवार, 1 मई और 2 मई। हाँ, हाँ, राजनांदगांव में यदि रखते हैं तो भी यदि 2 दिन का समय चाहिए। इस बार यदि हम मनाएंगे तो कुछ इसी तरह से मनाएंगे। सुझाव ये भी आया है, यदि राजनांदगांव में तय होता है कार्यक्रम, तो शनिवार को गोष्ठी करेंगे और रविवार को माँ बम्बलेश्वरी का दर्शन करें हम सब मिलकर, और वहीं एक आध्यात्मिक पिकनिक मनाएं। ऐसा ये सुझाव आया हुआ है। आप लोग चिंतन कीजिएगा, जहाँ भी आप लोग कहेंगे वहाँ कर लेंगे। तो इस प्रकार से यह गोष्ठी की बात, और जिला स्तरीय गोष्ठी की बात, संगठनात्मक गोष्ठी की बात, और 2 मई को, 1 और 2 मई को 2 दिन का यह प्रांतीय प्रकोष्ठ का वार्षिकोत्सव मनाने की बात या जन्मोत्सव मनाने की बात आपके सामने हमने रखा है। इस विषय में आपका कोई सुझाव विचार हो तो आप अवश्य बताइएगा। और